नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 21 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब आप सभी लोगों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरी एनर्जी और बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले कहना चाहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो कि इंडेक्स से रिलेटेड है। देखिए, इधर भी हम लोग लगातार जो है इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर लगातार जो है सूचकांक जारी किए जा रहे हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। और ये सूचकांक दोस्तों ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए बल्कि जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो आंसर राइटिंग करेंगे उनमें इन्हीं सूचकांक का, इन्हीं इंडेक्स का रेफरेंस देते हैं। तो इसको अलग से एक कॉपी बना लीजिए और विभिन्न इंडेक्स में जो बातें की गई हैं उनको अपनी नोट्स में बना लीजिए, लिखते जाइए। ठीक है, चल प्रश्न पे आते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो सबसे ज्यादा जो है निर्यात करने के मामले में कौन सा राज्य जो है, या फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस तैयारी करने में जो है, निर्यात की तैयारी करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। तो करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो सूचकांक है दोस्तों, सबसे पहली बात जारी किसके द्वारा किया गया है, तो नीति आयोग ने किया है। ठीक है, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक है, क्या नाम है इसका, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। ध्यान रखिएगा, ये 2022 के लिए है, ना कि 2023 के लिए। और ये जो है निर्यात तैयारी सूचकांक जो 2022 है, ये कौन सा संस्करण है, ये 3rd एडिशन है, यानी कि तीसरा संस्करण जारी किया गया है नीति आयोग। इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया गया है, तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है दोस्तों श्री सुमन बेरी। ठीक है, अध्यक्ष देखिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो वर्तमान में श्री सुमन बेरी है, उनके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। बात करें इस इंडेक्स में, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है निर्यात तैयारी इंडेक्स। और इसमें क्या किया गया है कि ना सिर्फ राज्य के स्तर पे दोस्तों, बल्कि उससे भी आगे चल करके जिला स्तर पे जो है निर्यात, उसकी जांच परख की गई है कि जिला स्तर पे किस तरीके से निर्यात किया जाता है। इन सब मामलों में भी इसकी जांच परख की गई है। ठीक है, तो हर स्तर पे, ठीक है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, हर स्तर पे जो एक एक्सपोर्ट को लेकर के जो स्टेट्स प्रिपेयर होते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, उस पे इसको इंडेक्स को जारी किया गया। किसके सहयोग से, ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से नीति आयोग ने इसे जारी किया है। इसमें देखिए चार, ये जो मूल्यांकन हुआ है वो 4 स्तंभों पे, 4 पिलर पे जो है निर्भर है। ये जो प्रदर्शन है, कौन कौन सी ये 4 पिलर है, एक तो आपका नीति, क्या पॉलिसी बनाता है स्टेट। ठीक है, व्यवसायिक परिवेश, किस तरीके का व्यवसाय है, निर्यात इकोसिस्टम उस राज्य का या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का कैसा है, निर्यात का प्रदर्शन कैसा है, भाई कितना वो निर्यात कर पा रहा है, जिसके हिसाब से डिमांड है वो कितना निर्यात कर पाता है, कितनी जल्दी निर्यात कर पाता है, कागजी कार्रवाई वो कितनी जल्दी कर पाता है। तो इन सब आधार पे, ये 4 पिलर के आधार पे जो है, ये 4 स्तंभों के आधार पे ये मूल्यांकन किया जाता है। और अगर हम संकेत देखें तो इस इंडेक्स में 56 संकेत का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात मामलों में राज्य व जिला दोनों स्तर पर निर्यात तैयारियों की समग्र तस्वीर सामने आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिला स्तर को भी, राज्य स्तर तो है ही है, जिला स्तर को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, जो अभी पिलर तो है लेकिन सब पिलर भी देखने को मिलते हैं। तो हर ये स्तंभ जो है आगे जाकर के उप स्तंभों में आधारित 10 उप स्तंभों पर आधारित हो जाती है। ये कौन कौन से हैं, निर्यात संवर्धन नीति है, संस्थागत रूपरेखा ढांचा है, व्यवसायिक परिवेश है, ढांचागत सुविधाएं, परिवहन कनेक्टिविटी, निर्यात सुविधाएं, व्यापार समर्थन, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात में विविधता और वृद्धि को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हो जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया है कि निर्यात के मामले में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया गया है वो ज्यादातर तटीय राज्यों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है सबसे अच्छा। तो ज्यादातर यही देखा भी गया, जो इंडस्ट्रियल एरिया दोस्तों होती हैं वो हमारी कोस्टल एरिया ही ज्यादा डेवलप होती हैं। कारण क्या है, वहां से निर्यात करना आसान होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है तटीय जो राज्य है वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिनमें से देखा जाए किन किन को अच्छा बताया गया है तैयारी के मामले में, निर्यात तैयारी में, जैसे कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात। ये पूरे देश में सभी श्रेणी में, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो दोस्तों छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो, इन सभी श्रेणियों में सबसे अच्छे जो है, सबसे अच्छी तैयारी जिसकी रही है वो इन्हीं राज्यों की रही है निर्यात मामले में। अगर हम देखें इनमें से भी सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, तो नीति आयोग के जो निर्यात तैयारी सूचकांक में तटीय राज्यों में भी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो तमिलनाडु ने देखिए महाराष्ट्र को और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है और शीर्ष राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। किस मामले में दोस्तों? निर्यात तैयारी के मामले में। वही अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पे रहा है दोस्तों कौन सा? दोस्तों ये रहा है उत्तराखंड। इसके बाद कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर है, त्रिपुरा है, ठीक है, सिक्किम है, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, वही अगर हम भूमि से घिरे हुए जो राज्य हैं दोस्तों वो कौन से? हरियाणा। देखिए 5 जो है हमारे अवरुद्ध स्थल अवरुद्ध राज्य हैं। कौन कौन से? हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सब राज्य जो है दोस्तों ये क्या है? पूरी तरीके से लगे हुए हैं जो स्थलरुद्ध हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे और कौन से भूमि से अवरुद्ध, तो यहाँ पे तेलंगाना दूसरे नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान। ध्यान रखिएगा भूमि के मामले में, भूमि अवरुद्ध मामले में उत्तर प्रदेश तीसरा नंबर पे आता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे आपको रैंकिंग दिख रही होगी, उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। ठीक है, और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों की श्रेणी में तो गोवा का स्थान दोस्तों पहले नंबर पर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये विभिन्न श्रेणियों में जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें से आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो हर एक स्टेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु पढ़ करके छोड़ दिया, नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी राज्यों में कौन अच्छा रहा है, कौन जो है भूमि से घिरे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है किसने, ठीक है, छोटे राज्यों में किसने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आइए यहाँ पे हम एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को देख लेते हैं। रैंकिंग देखिए, पहले स्थान पे तमिलनाडु रहा है, कोस्टल एरिया देखिए, कोस्टल है ये, इसने स्कोर कितना किया है? 80.89। फिर महाराष्ट्र है दोस्तों, ये भी देखा जाए कोस्टल, तो ये 4 कोस्टल एरिया है जो लगातार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे बने हुए। फिर उसके बाद हरियाणा आता है दोस्तों, हरियाणा की बात करें लैंडलॉक में है, इसने अच्छा स्कोर किया है। फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो लैंडलॉक के मामले में तीसरे स्थान पे और ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान आता है। तो ये देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 8वें स्थान पे आंध्र प्रदेश आता है। तो ये था दोस्तों हमने क्या पढ़ा? एक इंडेक्स, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। हम लोगों ने एक एक चीज इसके बारे में देखी। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एक चैट बॉट जिसका नाम है जस्ट आस्क या फिर खुल के पूछो लॉन्च किया। ये चैटबॉट है दोस्तों जिसका नाम है जस्ट आस्क, ठीक है, यानी कि खुल के पूछो। ये किस राज्य और इसके साथ देखिए राज्य है और एक साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है दोस्तों जस्ट आस्क या फिर खुल के पूछो, ये सबसे पहली बात जो है एमपी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा मिल करके या संयुक्त रूप से इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से? तो यौन स्वास्थ्य के मुद्दों पर जो किशोर हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट, ठीक है, लॉन्च किया गया है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री जो है दोस्तों प्रभु राम चौधरी और जो यूएनएफपीए के जो भारत प्रतिनिधि है जिनका नाम है एंड्रिया एम बोजनार, इन्होंने जस्ट आस्क खुलकर पूछो चैटबॉट लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या है? चैटबॉट जो है जो किशोर है, जो एडल्ट है, ठीक है, और जो युवा है, जो एडल्ट है या फिर जो किशोर है दोस्तों, उन वयस्कों के बीच में सामाजिक मुद्दों को संबंधित करेगा। इसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर सटीक और सुलभ जानकारी प्रदान की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म देखिए, जो ये प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता होंगे उनको शारीरिक परिवर्तन के बारे में, मासिक धर्म के बारे में, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भावस्था, परिवार नियोजन, लिंग पहचान, यौन
अभिविन्यास और अन्य देखा जाए तो SR HR विषयों पर जो है संबंधित प्रश्न पूछने में मदद करेगी। तो यानी कि ध्यान रखिएगा, जो किशोर होते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, जो युवा होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, चाहे उनके शारीरिक परिवर्तन होते हो या फिर जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई, वो फिर प्रजनन स्वास्थ्य होता है, इन सब से जुड़ी हुई चीजों से जो प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न, ठीक है, इसका उत्तर देगा ये चैटबॉट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए, यानी कि एक तरीके से युवाओं के स्वास्थ्य मुद्दों पर संबंधित जो कुछ भी प्रश्न होता है उनका उत्तर देने के लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन फंड के द्वारा। चलिए आप मुझे बताइए UNFPA का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, देखिए हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में चर्चा भी किया था, तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने काला सागर यानी कि ब्लैक सी अनाज समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। देखिए जो ब्लैक समझौता हुआ था, काला सागर अनाज समझौता जो हुआ था, ये अभी 17 जुलाई 2023 को क्या हुआ, ये समाप्त हो गया था। तो इसको नवीनीकृत, इसको रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया किस देश के द्वारा, तो ये कर दिया गया है दोस्तों रूस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यूक्रेन जो है, यहाँ पे रूस ने यूक्रेन के साथ ये समझौता किया था, काला सागर अनाज समझौता, और इसको नवीनीकृत करने से, ठीक है, रिन्यू करने से इसको इनकार कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें ये समझौता जो हुआ था, ये ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र और साथ ही साथ जो है तुर्की की मध्यस्थता में ये हुआ था। ठीक है, काला सागर अनाज समझौता, और ये इससे खुद को अलग करने का फैसला लिया है किसने दोस्तों, रूस ने। ये समझौता था क्या दोस्तों, ये समझौता जुलाई 2022 में हुआ था। देखिए फेब में अटैक हुआ, उसके बाद देखिए तब से वॉर चल रहा, उसके बाद जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में एक निर्णायक समझौता हुआ था। और यह समझौता था क्या कि ब्लैक सी यानी कि काला सागर से होते हुए, देखिए यूक्रेन जो है बहुत बड़ा, ठीक है, एक तरीके से निर्यातक है अनाजों का। ठीक है, विभिन्न देशों को निर्यात करता है अनाज, और वो जनरली जो उसका रूट होता है वो ब्लैक सी पे होता है। तो वो जो जहाज है जो अनाज को लेकर के जाएंगे उस पर किसी तरीके का अटैक रशिया ना करे, यही एक समझौता हुआ था किसके किसके बीच में, तो ये एक तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ था। किसकी किसकी मध्यस्थता में, तो संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में किया गया था, और इसको समय के अनुसार क्या किया जा रहा था, रिन्यू किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो समझौता है दोस्तों, तो ये 17 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया। उसके बाद इसको रिन्यू करने की बात हुई, तो रिन्यू करने पे रशिया ने मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई, मैं अब इनके जो है इन जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनाज सौदे को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, जिसमें यूक्रेन से अनाज ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग का आश्वासन दिया गया था कि भाई हम तुम्हारे जिस भी रूट से ये जाएगा जहाज जो अनाजों से लदा होगा, ठीक है, जो कि अफ्रीका, आप यहाँ पे देखिए अफ्रीका हो गया, मध्य पूर्व एशिया हो गया, इन सब देशों में अनाज भेजता था यूक्रेन। तो आप उसने आश्वासन देने से मना कर दिया, कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं भाई इन जहाजों पे अटैक करूंगा या नहीं करूंगा, तो इस चीज से मना कर दिया। ठीक है, अगर हम दोस्तों यूक्रेन की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातकों में से एक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गेहूं बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायक कार्यक्रमों से एक प्रमुख योगदानकर्ता भी है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्लैक सी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी मध्यस्थता किसके किसके द्वारा की गई थी, तो ये तुर्की भी इसमें शामिल है, क्योंकि ब्लैक सी से लगा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र है तुर्की का। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, चचिन चराई महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये किया गया नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में जो बुमला दर्रा है उसके पास में जो तवांग क्षेत्र है, वहां के स्थानीय चरवाहे जो हैं उनके द्वारा ये चाचिन चराई त्योहार मनाया जाता है, ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। चाचिन में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में, देखिए 2 दिनों का कार्यक्रम होता है। इसमें तवांग क्षेत्र के जो सभी चरवाहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उत्साह पूर्वक इसमें भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 100 चरवाहों और याकू के उनके झुंड ने भाग लिया, जिनकी संख्या लगभग कितनी थी, 400 से अधिक थी। ठीक है, इस उत्सव में देखिए जो स्थानीय चरवाहे हैं उनकी, ठीक है, स्थानीय चरवाहों की सहायता के लिए एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में प्रचलित चिकित्सा सुविधाओं के बिना दूर दराज के स्थानों में रहते हैं।
तो एक चिकित्सा शिविर भी इनके लिए आयोजित किया गया। जनरली ये काफी रिमोट एरिया में रहते हैं, यहाँ पे उस तरह के की जो प्रचलित जो चिकित्सा सुविधाएं जो आम शहरों में जैसे आम रहती हैं इन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन सब इन तक पहुंचाने के लिए एक शिविर भी आयोजित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बुमला दर्रा है, ये भी आपको पता चल गया, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, और यहाँ पे तवांग क्षेत्र में जो यहाँ पे चाचिन चराई उत्सव मनाया जाता है चरवाहों के द्वारा। आइए कुछ और भी उत्सव देख लेते हैं जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि हाल ही में एक बुनालू त्योहार मनाया गया। कहाँ पे दोस्तों? तो ये ठीक हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुनालू त्योहार मनाया गया। वहीं चीख कालू यानी कि कीचड़ उत्सव मनाया गया। कहाँ पे? उत्तरी गोवा में मनाया गया। अगला है हरेला पर्व 2023 मनाया गया। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में मनाया गया। अगला है पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। थावे फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ दोस्तों? तो बिहार में मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण त्योहार थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रश्न, इसको हम लोगों ने देखा। अगला है किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव होगा, ये ठीक है महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में होगा। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के यहाँ पे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कपिल पाटिल, ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में घोषणा किया है कि जो महाराष्ट्र का थाने जिला है वहीं पे भिवंडी तालुक है, उसी भिवंडी तालुक में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव जो है उसका विकास किया जाएगा। ये घोषणा किया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल के द्वारा। जो सरकार है वो थाने जिले में भिवंडी तालुक में एक कार्बन तटस्थ गांव विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो कार्बन न्यूट्रल गांव होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ टॉप सोलर पैनल लगे हुए हैं। जो कुछ भी होगा यहाँ पे एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो है बिजली की सप्लाई होगी, वाटर सप्लाई, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, जिससे ये गाँव जो है भिवंडी तालुक जो है वो पूरी तरीके से क्या होगी? कार्बन न्यूट्रल होगी। इस पहल का उद्देश्य क्या है? कार्बन को उत्सर्जन को कम करना, बिल्कुल, क्योंकि हम कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बन तटस्थ, कार्बन से दूर रहना, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ये तो हमें पता ही चल रहा है। और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जिस पारंपरिक जो प्रथा है उनको बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। कार्बन तटस्थ गांव के साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो 121 आदिवासी गांव हैं उनको मॉडल गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है इसके तहत। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और भी चीजें चर्चा में थी। देखिए महाराष्ट्र में एक पठार है जिसका नाम है कास पठार, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कास पठार कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र का जो सतारा शहर है उसी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे ये जो है कास पठार स्थित है। ठीक है, इसी कास पठार से कोयना वन्यजीव अभयारण्य जो है, कोयना नदी भी है, कोयना वन्यजीव अभयारण्य जो है वो सटा हुआ है। ठीक है, कोयना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया था कास पठार को। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो एक तरीके से प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, जिस कारण से ये चर्चा में था। आइए थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र अगर आप देखें दोस्तों, तो ये देखिए गुजरात है और ये देखिए आपको दिखाई देगा दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र देखिए, मेरी मैपिंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी कोशिश किया मैंने मैप बनाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, और ये देखिए महाराष्ट्र जो है पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? कई बार पूछा है मैंने, फिर से पूछ रही। राज्यपाल जो है वहाँ के गवर्नर है वो रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के संसदीय क्षेत्र की, तो राज्यसभा में इसकी 19 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 48 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो मालवन समुद्री अभ्यारण्य है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंदौली नेशनल पार्क है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और गुंगामन नेशनल पार्क है। थोड़ा सा ट्रिक विक बना करके दोस्तों आप लोग याद करने की कोशिश क्या करें। देखिए मैं ट्रिक आपको नहीं देती हूँ, कारण ये है मेरा खुद का ये मानना है कि जो हम दूसरे के दिए हुए ट्रिक्स होते हैं ना अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन आप खुद से ट्रिक बनाएंगे ना दोस्तों। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो पता है उसको मतलब ज्योग्राफी इतनी अच्छी आती क्योंकि उसने सारी ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी स्पेशली और स्पेशली अगर देखें तो जो फिजिकल ज्योग्राफी थी वर्ल्ड की,
उसने ट्रिक बना बना के इतना अच्छा याद कर लिया था कि उसको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछो ना तो उसको याद अपने आप ही एकदम फटाक से बिना कोई ऑप्शन के वो आंसर करती थी। कारण ये था कि उसने अपना ट्रिक खुद बनाया था और उसका भी यही मानना था। मैं भी यही बोलती हूँ कि आप लोग खुद से ट्रिक थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया करिए और खुद से बैठे हुए घर में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो एक बार ट्रिक को बनाने की कोशिश करिए और देखिए आपको ये जो है क्वेश्चन करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूं ही लग जाएंगे। ठीक है, प्रमुख नदियों की बात करें तो गोदावरी नदी है, यहाँ पे कृष्णा नदी है, भीमा नदी है, लोनार झील, ठीक है, यहाँ पे लोनार झील भी है और यहाँ पे लोक नृत्य क्या है दोस्तों, लावनी जो है वो यहाँ का लोक नृत्य है। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। देखिए ये भी क्या है, सूचकांक से संबंधित है। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन में पहले पढ़ा था, 2-3 दिन पहले, ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये बात करें वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो हाल ही में किस संस्था के द्वारा, ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया गया है। तो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो जारी किया गया यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये सिर्फ अकेली संस्था नहीं है जो इस सूचकांक को जारी किया है, बल्कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और उसके साथ ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव सूचकांक, इन लोगों ने संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया, यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किसने किसने जारी किया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने जारी किया है एक साथ मिलकर के। ये सब देखिए आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट इंडेक्स दे देगा और आपसे पूछेगा ये किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, देखिए इसमें ये बताया गया है, इस इंडेक्स में बात क्या क्या है कि मानव के जीवन को कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे जो कारक होते हैं जो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, शिक्षा जो है हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, हमारा जीवन स्तर किस तरीके का है, गरीबी रेखा के से नीचे है, गरीबी रेखा या उससे ऊपर है। ठीक है, तो ये सब जो है ऐसे फैक्टर हैं जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर डायरेक्ट जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ये जो है ये इंडेक्स जो है ये जो भी कारक है जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन को, उसके कल्याण को प्रभावित करते हैं, उन्हीं सबके अभाव को ये मापता है कि उसमें कितना अभाव हो रहा है, इसका मापन ये जो है इंडेक्स करता है। इस इंडेक्स में भारत के जो है परीक्षा में बहुत सारी बातें की गई हैं, इंडेक्स में काफी अच्छी बातें की गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करने में, गरीबी को कम करने में, जड़ से खत्म करने में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। ये उपलब्धि क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है लगभग 15 वर्षों के भीतर एक उल्लेखनीय संख्या में लोग गरीबी से बाहर आए हैं, यानी कि गरीबी से वो उभर करके बाहर निकले हैं इन 15 वर्षों में। 15 सालों में लगभग देखा जाए आश्चर्यजनक रूप से लगभग 415 मिलियन लोग जो है वो गरीबी के चुंगल से बाहर निकले हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। यह रिपोर्ट बहुत सारी चीजों को उजागर करती है, जैसे कि देश में नागरिकों की जीवन स्थिति में सुधार लाने में एक शानदार प्रगति किया है भारत ने, ये रिपोर्ट बताती है। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें किया, जैसे कि एक यहाँ पे 2005 से लेकर के 2005 से 6 2019 ठीक है 21 के दौरान बताया गया है कि मात्र 15 साल में महज 14.1 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर हुए। वही सेम बात यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी कही गई है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा बात किया गया और कितने लोग जो है इन 15 वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, कितने लोग, 415 मिलियन लोग। ठीक है, उस तरह देखा जाए तो 41.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर हुए, गरीबी से उभर करके बाहर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट देखिए, आज हम लोगों ने 2 रिपोर्ट आपके सामने बात किया, लिख लीजिएगा, एक अलग से कॉपी बना लीजिए इंडेक्स की, जहां पे ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखा करिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ दोस्तों ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छा, ठीक है, एक अच्छा जो है आंसर राइटिंग आपका होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व है।
तो यहाँ पे राजस्थान का ये जो बूंदी जिला है वहां पे ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे जो पहली बार है, यहाँ पे एक बाघिनी थी जिसने 3 बाघ शावकों को जन्म दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। पिछले साल की बात है, जो एक T102 नाम की बाघिन थी जिसको पार्क में लाया गया था और उसने 1 साल के बाद ही क्या किया है, 3 बाघ शावकों को जन्म दिया है, जिसकी वजह से बाघों की संख्या बढ़ गई है। इस कारण से ये चर्चा में रहा है। आइए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है, इसको जो है 2021 5 जुलाई 2021 को बाघ अभ्यारण्य नामित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान है, यानी कि राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व है। ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व पहले से थे राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे जो था, इस अभ्यारण्य के बारे में बात किया जाए, इस टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया जाए तो 1982 में, ठीक है, राजस्थान वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 नामक एक राज्य अधिनियम के तहत वन्य जो अभ्यारण्य का दर्जा इसे दिया गया था। कब दिया गया था, ठीक है, 1982 में दिया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो वन्य पशु और पंछी, यहाँ पे पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत। ये कहाँ पे है, तो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और अगर हम इसका क्षेत्र देखें तो इसका जो कोर एरिया है दोस्तों वो 481.9 वर्ग किलोमीटर है और बफर एरिया जो है वो 1019.98 वर्ग किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, इसी टाइगर रिजर्व के बीच से एक नदी गुजरती है दोस्तों, जिसका नाम है मेज नदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेज नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन स्टार कर लीजिएगा। और मेज किसकी सहायक नदी है दोस्तों, चंबल। चलिए चंबल पे कौन सी परियोजना है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, ठीक है। चंबल की सहायक नदी जो मेज नदी है वो इसी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीचों बीच होकर के गुजरती है। अभ्यारण्य में बाघों की कुल आबादी 5 हो गई है, जिसमें से देखिए पहले एक नर था और बाघिन थी, और अब जो नए 3 नवजात जो शिशु हुए हैं दोस्तों वो जो, ठीक है, जिसकी वजह से 5 जो है अब ये इनकी संख्या हो गई है। तो ये था दोस्तों हमारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में और जो है टाइगर रिजर्व कौन से, जैसे कि 3 और टाइगर रिजर्व कौन से, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर में है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है कोटा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है और डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में 4थी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई है, तो ये किया गया है दोस्तों गोवा में, ठीक है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में 4थी G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 19 जुलाई 2023 को गोवा में आयोजित की गई। प्राथमिकता क्षेत्र, ये जो बैठक थी ये किस पर केंद्रित थी, तो वन अर्थ क्रिएटिंग हार्मनी विद इन अवर वन फैमिली एंड गिविंग होप फॉर अवर वन फ्यूचर, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या थी इस बैठक की, ई गतिशीलता में तेजी लाने हेतु सक्षम नीतियां बनाना, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 लक्ष्य को प्राप्त करना। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए SDG गोल जो है 7 वो किससे संबंधित है। आज मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, उम्मीद है आप इनमें से एक का भी आंसर दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जितने लोग भी वीडियो देखते हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर मैं 4-5 क्वेश्चन भी करती हूँ तो आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि आप 4-5 क्वेश्चन के आंसर करिए, एक का ही करिए लेकिन करिए, ठीक है। वही मेरी अप्रिसिएशन होगी, वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरीके से मोटिवेशन का फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ और भी है, एक महोत्सव है जो कि 5 अगस्त को प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिनों का पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, प्रगति मैदान, पुस्तकालय महोत्सव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिवस से रिलेटेड है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया, जो कि मनाया गया दोस्तों 20 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। तो हर साल जो है 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। और ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई को, जो 20 जुलाई 1969 की बात है, जो अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, इन्होंने चंद्रमा की भूमि, चंद्रमा पर जो है पहला कदम रखा था उसके लिए, ठीक है। और यह ध्यान रखिएगा कौन से मिशन के तहत, तो अपोलो 11 चंद्र मिशन था, उसी हिस्से के रूप में जो चंद्रमा पर मनुष्यों द्वारा पहली लैंडिंग की वर्षगांठ को चिन्हित करने के उद्देश्य से हर साल जो है 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, अपोलो 11 चंद्र मिशन भी कब लॉन्च, 1969 का है, ठीक है। यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अपना कदम रखा, फिर पीछे से वो भी गया, ठीक है।
आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड की। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज डोंडीमन ने इटली में IFSS, ठीक है, ISSF यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भारतीय निशानेबाज है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनके नाम है पृथ्वीराज टोंडीमन। इन्होंने इटली में आयोजित हुआ है अभी हाल ही में कौन सा ISSF शॉटगन विश्व कप लोनेटो 2023। तो पृथ्वी के माफ करिएगा इटली के जो है लोनेटो में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता किसने? जो भारतीय निशानेबाज है जिनका नाम है पृथ्वी टोंडीमन। इस प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और एकमात्र ही ऐसे भारतीय थे जिन्होंने एक पदक जीता है। ठीक है, भारत का एकमात्र पदक रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इनके पदक की बात करें तो इनका ये दूसरा पदक था विश्व कप में। ठीक है, ISSF विश्व कप में इनका दूसरा पदक था। इसके पहले देखा जाए पृथ्वीराज टोंडीमन ने मार्च 2023 में दोहा में, ठीक है, जो कतर की राजधानी दोहा है, वहां पे फाइनल में 34 अंक लेकर के कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये इनका दूसरा जो है पदक था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अभी ISSF शॉटगन जो इटली में हुआ है उसमें भारत ने एक ही पदक जीता है, कांस्य पदक। किसने जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन ने। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ ड डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है नीरज अखौरी। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 हेतु भारत की वृद्धि दर बरकरार रखी। कितना दोस्तों? ध्यान रखिएगा 6.4%। ट्री एंड, ठीक है, सरपेंट अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन गाई। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया किसे? सुश्री निवृत्ति राय को। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे दोस्तों? राकेश पाल को। तो ये दोस्तों था हमारा आज का फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? टॉप 10 स्टैटिक्स जीके के बारे में। देखिए ध्यान रखिएगा, जितना भी मैं स्टैटिक्स जीके आपसे डिस्कस करती हूँ दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम में आ चुके प्रश्न हैं और आपको पता है जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम में प्रीवियस। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके वो अक्सर दे देता है आयोग, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम डेली 10 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से बनाए रखने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहलाता है। प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारित होता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल का पहली बार प्रस्ताव दिया था, किससे दिया था? वाटसन एवं क्रीक ने दिया था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ, कहां से दोस्तों? तो महदहा से प्राप्त हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, वो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, अगला है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। लेकिन इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। दो चीजें हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अगला है महावेली गंगा एक नदी है, किस देश की? श्रीलंका की। अगला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था, कब किया गया था? 1977 में किया गया था। कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है क्या दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, यहीं से कावेरी नदी निकलती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQ, 5 फैक्ट्स ऑफ द डे और साथ ही साथ 10 स्टैटिक्स जीके जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। बस यही है एक मूल मंत्र, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो भी पढ़े थोड़ा ही पढ़े, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करें। एक एग्जाम को क्रैक करने का यही सबसे बड़ा कोर मूल मंत्र है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।